नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस जुमरात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात हुई। आमतौर पर जो पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की अम्बेसडर्स हैं वो दफ्तर खारजा आते रहते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से मिलते रहते हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई है, लेकिन जुमेरात को ये जो मुलाकात हुई थी ये मामूल की मुलाकात नहीं थी, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा को एक ऐसे फैसले से आगाह किया जिसका बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती से ताल्लुक़ था। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब अमरीका की तरफ से, अमरीकी एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ तो उसमें उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि अमरीकी जो सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के साथ जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर बात की है। एंड इम्पॉर्टेंटली जो एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट किया गया अमरीकी सफ़ीर के साथ, उसमें यह कहा गया कि अमरीका पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती को टॉप प्रायोरिटी समझता है। लेकिन शहबाज उसके 2 रोज़ के बाद, यानी कि आज रात गए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अमरीका के टाइम में फ़र्क है, तो वो जो फैसला था जिसकी वो बात कर रहे थे सिक्योरिटी और सलामती, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि अंडरमाइन करने की कोशिश है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने कम से कम 4 ऐसी कंपनियां, जिन 3 का ताल्लुक चीन से, 1 का बेलारूस से, उन पर इल्ज़ाम है कि वो सप्लायर्स हैं जो पाकिस्तान का ख़ास करके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और इन 4 कंपनियों के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। तो ये इंटरेस्टिंग है। किसी का मैं सुन भी रहा था, किसी ने मुझे मैसेज भी किया कि ये क्या दोहरा मैयार है अमरीका के। 2 रोज़ पहले कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ ही फिर पाकिस्तान का जो डिफेंस और मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां आयद कर रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेट्स के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो जो कहते हैं उनका वो मतलब होता नहीं, और जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते वो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सूरत हाल एक बन रही है। बल्कि आज के प्रोग्राम में मुझे लग रहा है कि इंसिडेंटली हम ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ यहाँ पे अमेरिकन की तरफ से एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, और फिर IMF भी जिस तरीके से एक पब्लिक पोस्चरिंग तो उसकी बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इंटरनली वो जिस किस्म के काम कर रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए ओवरऑल उसका जो इमेज परसेप्शन है उसके लिए ठीक नहीं है। ये इवेंट जो खास तौर पर 4 कंपनीज के ऊपर, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनके एसेट्स के हवाले से, और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं और उनकी जो डीलिंग है इन द US और फिर US से रिलेटेड, मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से एक तशवीशनाक बात होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान की गुज़श्ता कई सालों से यह कोशिश है कि हम किसी तरीके से वेस्ट के करीब हो जाए, जो हमारा एक नॉन नेटो अलाई का स्टेटस है और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो हम अवेल कर सकें यहाँ पे। और आपने देखा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीन के साथ जो हमारे एक फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड रिलेशन थे, खासतौर पर जो इकोनॉमिक रिलेशन थे, उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आई, और कहा यह जाता है कि जो तब्दीलियां थी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि आप अमेरिकन कैंप के करीब हो रहे, सिर्फ हमें बेनिफिट यह है कि हम IMF और इससे रिलेटेड चीज़ें असल में पाकिस्तान की जो, और आई थिंक एक बिल्कुल ठीक अप्रोच भी है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते रहे हैं, करना चाहते हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं, और जो पाकिस्तान के अगर आप दिफाई प्रोग्राम की बात करें, जो मिसाइल प्रोग्राम भी हमारा एक डिटेरेंस है। और उसकी क्या वजह है, क्योंकि आप जिस खित्ते में वाक़ हैं भारत के साथ, आपको पता है कि हॉस्टिलिटी है, और पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं भी है ये फैसला अमेरिका का, लेकिन थोड़ा सा ताज्जुब की ये बात भी ज़रूर है कि अमेरिका एक ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान से ये तवक्को करता है कि हम अपना जो दिफाई निज़ाम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जब अमेरिका खुद भारत को जिस तरीके की आई थिंक असिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि उनका टारगेट चीन को काउंटर करना है, लेकिन भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी आपको पता है ख़राब हैं। तो जो भी भारत की दिफाई सलाहियत बेहतर होगी तो उसका अल्टीमेटली जो नुकसान पाकिस्तान को भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को अपना एक मिनिमम जो क्रेडिबल डिटेरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर तो उन्होंने काम करना है, उस पर तो नहीं रोक सकते। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले आई थिंक इस जो फैक्ट शीट भी जारी की है स्टेट डिपार्टमेंट ने, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और जो 4 कंपनीज हैं उन पर इल्ज़ाम है क्या। 4 जो कंपनीज हैं, इल्ज़ाम जो उन्होंने, एक तो सबसे पहले जो अमेरिका ने तौजीह पेश की है, जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये जो उनका फैसला है 4 इन कंपनीज के ऊपर पाबंदियां या सैंक्शंस लगाने का, इसका बुनियादी मकसद जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है उसके फैलाव को रोकना है। तो यानी कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है या मिसाइल प्रोग्राम है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और उसके लिए जो 4 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया, एक
कंपनी जिसका बेलारूस, और बेलारूस भी इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि एक तरफ चीन है, बेलारूस और रशिया जो है आपको पता है कि बड़े आपस में क्लोज इत्तेहादी हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो एक तीर से कई शिकार कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, दूसरा तरफ चीन, और तीसरा फिर आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रशिया को भी टारगेट कर रहा है। तो जो इल्ज़ाम है, मसलन एक बेलारूस बेस्ड कंपनी है मिन्स्क व्हीकल ट्रैक्टर प्लांट, तो इस पर यह इल्ज़ाम है कि ये सप्लाई करते हैं स्पेशल व्हीकल चेसीज टू पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और जो इस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सच चेसीज हैं आर यूज्ड एज लॉन्च सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय पाकिस्तान's National Development Complex, which is responsible for the development of missile technology control regime category 1 ballistic missiles. फिर दूसरा वो आगे जिक्र कर रहे हैं, चाइना की कंपनी है और चाइना बेस्ड है, उसको लॉन्ग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और उस पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सप्लाई किए मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग filement winding machine to Pakistan's long-range ballistic missile program that, according to US VSS, was destined for NDC, or filament winding machines can be used to produce rocket motor cases. फिर आगे चल के फर्दर एक और कंपनी का नाम ले रहे हैं, वो क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चाइना बेस्ड है, और इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये भी अगेन जो मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं, और उसमें खास करके जिक्र किया गया कि एक है स्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट विच द US believes can be used to manufacture propellant tanks used in space launch vehicles. फिर आखिर में एक और कंपनी है ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड, और अगेन इस पर भी इल्ज़ाम है कि ये भी पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है बल्कि स्पार्को के साथ ये काम कर रहे हैं, और उनको इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं फॉर लार्ज डायामीटर रॉकेट मोटर्स। और इन एडिशन ग्रैंड पैक्ट को लिमिटेड ऑल्सो वर्क टू सप्लाई equipment for testing large diameter rocket motors to Pakistan's NDC. तो ये इन पर इल्ज़ाम है, और इसकी implications क्या हैं कि जो इसमें कहा गया है कि जो तमाम इस तरह की जो कंपनीज हैं, अगर अमेरिका में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, अगर वहाँ पर अमेरिका के कुछ पार्टनर्स उनके साथ काम करते हैं, जितने उनके एसेट्स हैं उन पर अब बिल्कुल पाबंदी होगी। एंड सेकेंडली जो इधर आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि जो लोग इस कंपनी से मुंसलिक हैं, कंपनियों से मुंसलिक हैं, तो उनके अमेरिका आने पर पाबंदी होगी। तो ये इसकी इम्प्लिकेशन है। अब पाकिस्तान का अभी तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, अक्टूबर 2023 में अगेन इसी तरह से 3 चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर पाबंदी आयद की थी, इसी तरह का इल्ज़ाम था। फिर दिसंबर 2021 में भी इसी तरह का एक चाइनीज़ कंपनी थी, उस पर पाबंदी आयद की अमेरिका ने। तो एक कंसिस्टेंटली वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक जवाब है पब्लिकली वो हमेशा यही होता है कि जो हमारा ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इंडिजिनस है, यानी कि लोकली बेस्ड है, और हम इस तरीके से बाहर की दुनिया पे रिलाई नहीं कर रहे। बट ऑब्वियसली ये हमारी एक पब्लिक स्टेटमेंट है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो, उसमें ऑफकोर्स चाइना के साथ हमारी बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है। वो अलग बात है कि हम पब्लिकली उसको एडमिट नहीं करते। देखिए कामरान, ये जो अमेरिकन अपोजिशन है टू पाकिस्तान लॉन्ग रेंज जो मिसाइल सिस्टम है, ये कोई नई बात नहीं है। ये लेट 90s में अर्ली 2000 में भी इसके ऊपर काफ़ी इस किस्म के जब ये हमने डेवलप करना शुरू किया था तो अमेरिकन की तरफ से ऑन एंड ऑफ दबाव आता रहा है। ख़ास तौर पर एक मूव चली थी, मुझे मेरे कुछ ज़राए से बात हुई थी 2011-12 में भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ गया था। लास्ट जो IMF का प्रोग्राम था जो नाकाम रहा था, आपको याद है उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे, जो आज के वज़ीर ख़ारजा हैं साग डार साहब, वो पब्लिकली ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव आ रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और उन्होंने किसी मुल्क का पब्लिकली तो नाम नहीं लिया था, लेकिन मेरे ज़राए बताते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद जो अमेरिकन एम्बेसडर अभी भी वही हैं, वो जाके फिर डार साहब से मिले थे। उनका इससे जो इंप्रेशन जा रहा है कि अमेरिकन पाकिस्तान को इस हवाले से कोई प्रेशराइज कर रहे हैं। जो अमेरिकन का जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो शाहीन 3 हमारा मिसाइल है जिसकी जो रेंज है मोर देन 2500 किलोमीटर है, और अमेरिकन का ये शायद ख्याल है कि इसकी रेंज इतनी है या इतनी बढ़ाई जा सकती है फर्दर कि ये इसराइल तक ये जो है वो अप्रोच कर सकता है, उसकी जो उस लैंडिंग वहाँ तक हो सकती है। तो ये उनके कंसर्न्स हैं इस हवाले से। अब मेरे लिए इसको, मैं इस स्टेज के ऊपर इसको कैसे देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें ना, जो फॉरेन पॉलिसी की जो इस वक्त पोस्चरिंग हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। काफ़ी
अरसे के बाद, खासतौर पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से भी जो खत भी लिखा गया वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उसके जवाब में फिर काउंटर खत प्राइम मिनिस्टर ने भी लिखा। और आप बहुत पॉजिटिव अगर ना भी कहें तो वो जो एक डिटेरिएशन है उसमें वो नहीं है, ठहराव है, वहां से उन्होंने उसको रिकवरी की तरफ जाने की कोशिश किया। और आपने देखा कि ये जो हमारा अभी मौजूदा IMF का प्रोग्राम है उसमें भी अमेरिकन पब्लिकली कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो इस सारे तनाजुर में और इन सारे हालात के अंदर अमेरिकन की तरफ से इस स्टेज के ऊपर खास तौर पर इस किस्म की पोजीशन लेना मेरा ख्याल हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट के लिए अमेरिकियों को पता था कि इसका ज़ाहिर है कि नेगेटिव इंप्लीकेशंस होंगी, और इसी वजह से इस फैसले को अनाउंस करने से पहले उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को भेजा और अश्योर करने के लिए जो स्टेटमेंट भी है, बड़ी आई थिंक टेलिंग स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती है वो अमेरिका की प्रायोरिटी है। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये ज़मानत देगा कि अगर हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई तो भारत के साथ है ना, तो क्या वो ज़मानत देगा कि चलें आप फ़र्ज़ कर लें कि हम अपने मिसाइल जो प्रोग्राम है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, अमेरिका की बात मान भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, या अगर भारत कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा तो क्या अमेरिका जिस तरह वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्या पाकिस्तान की मदद के लिए आएंगे? तो 1971 की जो वॉर है हमारे लिए एक उसके एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर है। और फिर अगर इस किस्म की कभी कोई सपोर्ट आ सकती है वो चीन से आएगी, वो अमेरिका से नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल डिफिकल्ट पॉलिसी चॉइसेस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए स्टेज के ऊपर। इसलिए ये बात कामरान हमेशा कही जाती है ना कि जो कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती हैं वो इस किस्म की जो एक्सप्लॉइटेशन से वो बिल्कुल या इम्यून होते हैं या उनको फर्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इस तरह की जब खबरें आती हैं तो हम भी असल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चले जाते हैं। बट एक चीज़ क्लियर, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर कभी समझौता करने का सोच भी नहीं सकता। तो अमेरिका भले पाबंदियां आयद करता रहे, ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तब भी जारी रहा जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां लगाईं और पाकिस्तान ने फिर भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करके दिखाए। तो इसलिए अमेरिका ने जो भी ये स्टेप लिया है, दो कि उनका कहना यह है कि शायद वो डिटर करना चाहते हैं कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ना बने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस तरह के इक़दाम से जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो बदएतमादी है वो बढ़ेगी। और अमेरिका की अगर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कंप्लीटली चीन या रूस के कैंप में ना जाए, तो इस तरह के जो इक़दाम हैं आई थिंक पाकिस्तान को शायद मजबूर कर देंगे कि वो वाकई ही वो चीन के कैंप में चला जाए। तो इसलिए आई थिंक अमेरिका को इस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, आखिर क्यों है? उसकी वजह ऑफ कोर्स भारत है, जो असल दोनों मुल्कों के दरमियान इश्यूज़ हैं। अगर उसको वो सेटल करवा दें तो फिर पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है इतनी डिफेंस कैपेबिलिटी की। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगेन वाशिंगटन से एक ये बुरी खबर तो आई है, एक और बुरी खबर भी है जो वाशिंगटन से आई है, और वो क्या है ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक खबर का तो हमने जिक्र किया जो वाशिंगटन से आई, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं थी, और दूसरी खबर भी वाशिंगटन से आ रही है, और वो खबर ये है कि इन दिनों आपको पता है कि स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की वाशिंगटन में। हमारे वज़ीर ख़जाना भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उसकी साइड लाइन्स के ऊपर IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है। और इंटरेस्टिंगली शहबाज, पाकिस्तान को ऐसे 6 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हम किसी भी मुल्क को ज़ाहिर है कि बुरी निगाह से नहीं देखते, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, हर तरह के पॉलिटिकल भी हैं, इकनॉमिक भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के भी हैं। बट यू थिंक कि ये थोड़ी ज़्यादती कर दी है IMF ने कि पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ ला के खड़ा किया है, और इससे ऑब्वियसली एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान बैरून दुनिया को कह रहा है कि आप आके यहाँ सरमायाकारी करें, क्योंकि IMF और जो वर्ल्ड बैंक की इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, वो नहीं रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो क्या अगेन जो पहला हम हिस्से में डिस्कस कर रहे थे, ये भी कोई मैसेजिंग है? देखिए, ये डेफिनेटली मैं यही कह रहा था ना कि आज इंसिडेंटली हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक पोस्चरिंग तो अमेरिकन हो, IMF हो, वो बड़ी अच्छी आ रही टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के लिहाज से ठीक नहीं है। जो सैंक्शंस लगा दी वो हमने बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया। अब ये एक जो रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है IMF की फॉर
मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजन, जिसमें पाकिस्तान भी फॉल करता है IMF की जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक, उसमें पाकिस्तान को क्लब किया गया उन ममालिक के साथ जहाँ पे ज़्यादातर या तो खाना जंगी रही हैं, यहाँ पे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके जो दिफाई निज़ाम है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉरेन जो पावर्स हैं उनकी इंटरवेंशन रही है, बर्बादी हुई है, तबाही हुई उन ममालिक में, और उन ममालिक के साथ पाकिस्तान को शामिल कर देना वो भी IMF की तरफ से, दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। जहाँ पे IMF ने तो किया सो किया, मुझे खास तौर पर इस पे वजारत खजाना के ऊपर मुझे काफ़ी ताज्जुब हो रहा है कि IMF इतने बड़े बड़े मैयज़ ले रहा है और ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ये अपना जो राइट टू रिव्यू दीज रिपोर्ट बिफोर देयर पब्लिकेशन वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जब पब्लिकेशन हो जाए। राइट होता है आपके पास? देखिए डेफिनेटली आप बात करके दिखाएं चीन के खिलाफ, इस तरह IMF करके दिखाए ना, एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। मैंने एक दफ़ा खबर की थी CPEC के हवाले से, कोई मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है, इन्होंने कुछ डिक्टेट करने की कोशिश की थी CPEC की टर्म्स के हवाले से। मैंने खबर की, जो मेरे ज़राए ने बताया कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट थी उसने फिर वाशिंगटन से पे के साथ ये इशू टेकअप किया, वाशिंगटन IMF ऑफिस हेड ऑफिस के साथ, कि आप किस तरह बायलैटरल रिलेशंस को इस तरह डिक्टेट कर सकते हैं। उसके बाद उस खबर के ऊपर जो रिएक्शन आया था IMF का, वाशिंगटन से आया था। तो ये पाकिस्तान के केस में तो हर कोई हमें एक उन्होंने चीन और पाकिस्तान में फर्क भी तो है, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, कभी भी नहीं हुए, ईरान भी तो है ना। अब इन्होंने जो IMF ने किया, जिन कंट्री के साथ पाकिस्तान को क्लब किया गया, कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ जो तनाज़ात का जो शिकार है, इसमें कंट्रीज कौन सी हैं? आप इराक, ठीक है, इराक खाना जंगी रही है और जो इराक की हालत रही है वहाँ पे इंटरनल जो इश्यूज है, फिर सोमालिया, सूडान, शाम, यमन। अब इन ममालिक के साथ पाकिस्तान को कैटेगराइज कर दिया कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं एट दी अर्ली ऑफ 2024, इस साल के आगाज से लेकर अब तक। और इसमें जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि इन ममालिक में अगर 25 हलाकतें हों इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो फिर ये कैटेगराइज होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज हैं। तो ऐसे एक जो इमीडिएटली आज मेरे जहन में एक चीज़ आई कि इंडियंस वो अब इतनी ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन पाकिस्तान में होना शुरू हो गई है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी एक सवालिया निशान है कि इंडिया पाकिस्तान में, हम कहते रहते हैं कि वो बलूचिस्तान में और आगे पीछे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया करता है, तो इंडिया पाकिस्तान में 20-25 बंदे किसी भी साल में मरवा दे, मुख्तलिफ 5-6 वाक़यात में भी मरवा दे, तो पाकिस्तान को फिर आप हमेशा इस तरह कैटेगराइज करके रखेंगे। ये तो बड़ी नैरो डेफिनेशन है, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कि ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उसमें इजाफा हुआ, और उन्होंने जिक्र भी किया है, मसलन जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ, और फिर ये तो रिपोर्ट अब आ गई थी, हमने कल ही देखा जो कराची में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग, दो कि लकीली जापानीज जो नेशनल्स थे वो उसमें सर्वाइव कर गए, वो लकीली अच्छा हुआ। लेकिन ये बेशक प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज कंट्री, और ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान का कंपैरिजन सूरत हाल नहीं, और पाकिस्तान मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इराक, सोमालिया, यमन, सूडान, उस तरह के तो बिल्कुल हालात नहीं है, उसके साथ कंपेयर करना। तो आई एग्री विद यू कि अगर ये चीज़ आ भी रही थी तो जो हमारा वहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनको असल में टेकअप तो करना चाहिए, या भी टेकअप कर सकते हैं। हमारी जो एक चीज़ मैंने नोट की है, खासतौर पर जो लास्ट भी हमारा राउंड ऑफ नेगोशिएशन था, उससे पहले भी जो IMF की टॉक्स हो रही थी, हमारी वजारत खजाना इतनी डर गई है, डर तो छोटा लफ्ज़, दब गई है बिल्कुल IMF के नीचे। आपके मुल्क का वजीर खजाना वो एक स्टेटमेंट नहीं देता IMF की मर्जी के बगैर, आपके मुल्क का जो सेक्रेटरी खजाना है वो देखता है IMF उनको क्या कह रहा है, फिर वो मीडिया से भी बात करनी और बाकी चीज़ें भी। इतना मैंने कमज़ोर गवर्नमेंट, इतनी कमज़ोर वजारत खजाना मैंने कभी नहीं देखी। आप एक सॉवरन नेशन हो, हर हुकूमत के पास इख्तियार है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का, ये इस चीज़ का भी इंतजार करते हैं कि IMF इनको इजाज़त दे कि वो मीडिया से बात करे, तो बेहतर है। तो फिर हमारा जो सेक्रेटरी खजाना और जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर, IMF को आप उसको बिल्कुल उसको रेंट आउट कर दें, तो ये इनको इसके ऊपर एक वजारत खजाना को स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेना चाहिए। ये इनको बिल्कुल इसको समन करें। IMF की जो यहाँ पे रेजिडेंट रेप है एस्टर पेरेस, और उनके ऊपर अपने प्रोटेस्ट लॉन्च करें, ना सिर्फ ये वजारत खजाना करें, ये फॉरेन ऑफिस को भी कामरान इस चीज के ऊपर। और आपको पता नहीं जो परसेप्शन होती है वो रियलिटी से ज्यादा होती है। जो बाहर का बंदा बैठा हुआ है वो तो जब आप देखेगा कि अच्छा पाकिस्तान में वही हालात हैं जो सोमालिया, यमन, सीरिया, वहां पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन लेके आएगा? सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने कल के प्रोग्राम में डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन की है। अब सऊदी अरेबिया को पता है, सऊदी इन्वेस्टर को कम से कम पता है, हमसे बेहतर पता है कि वहां पे शाम की में क्या सूरत हाल है। यमन के साथ सऊदी अरेबिया का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे होतीज जो है उनका एक मुसलसल वो एक वॉर की उनकी एक सूरत हाल रहती है। तो इन कंट्रीज से जब वो क्लब करेंगे पाकिस्तान को, तो कैसे सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी? दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। दूसरा थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं, वहाँ पे जो स्प्रिंग मीटिंग्स हैं वो कल फ्राइडे को ख़त्म तो होगी, हमारा टाइम डिफरेंस है। अब होपफुली नेक्स्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर भी और फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे।
मेरी वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो उसके मुताबिक पाकिस्तानी देवर ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि हम बहुत जल्द कोई IMF से डील कर लेंगे, बट IMF पीपल देवर मोर कॉशियस। और पब्लिक उन्होंने जो स्टेटमेंट्स भी दिए कि पाकिस्तान ने बड़ी इस्लाहात की, प्रोग्राम पे अमल दरामद कर लिया है, अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक्स हैं अगले प्रोग्राम के उसके हवाले से अभी उसमें टाइम लगेगा। एक और जो चीज़ अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो हमारा आखिरी रिव्यू मुकम्मल हो चुका है $3 अरब के प्रोग्राम का, जिसकी $1.1 अरब कर्जे की किस्त हमें वसूल होनी है, उसके लिए बोर्ड की मीटिंग की डेट अभी तक नहीं आई। कल IMF ने अपना जो कैलेंडर जारी किया 29 अप्रैल तक जारी कर दिया, उसमें पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं है। हालांकि पहले तवक्को यही की जा रही थी कि इस साल के इस महीने के एंड पर डेट आ जाएगी। लीगली भी, नॉट लीगली बट एज पर एग्रीमेंट, ये जो प्रोग्राम था ये 12 अप्रैल को खत्म होना था। जब पिछला रिव्यू हुआ तो उसकी एक्सटेंशन दे दी एंड ऑफ अप्रैल तक। तो इससे बियॉन्ड तो जा नहीं सकते ना, फिर क्या IMF एक और रिलैक्सेशन देगा टाइम पीरियड की? जब खुद IMF एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कंक्लूड कर चुका है तो फिर IMF इसकी डेट क्यों नहीं दे रहा? क्या कोई वजह है या अदरवाइज शेड्यूलिंग का इशू है? देखिए, या दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स? कहा तो ये जा रहा है कि इसमें टाइमिंग का इशू है और ये कि IMF इज एंगेज्ड इन द स्प्रिंग मीटिंग्स, इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। बट अगर यही बात थी तो अगर 29 अप्रैल तक का शेड्यूल आ गया है तो अगर पाकिस्तान को 30 अप्रैल में भी रखा है तो आप एक दिन उसमें डाल देते, जो हम वेट कर लेते हैं, हम उसमें कोई हथमी कोई नहीं देते। मुझे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर आ नहीं रहा। लेकिन होता है कि स्टाफ लेवल जब एग्रीमेंट हो जाता है तो मोर और लेस फॉर्मेलिटी की जो एग्जीक्यूटिव फॉर्मेलिटी एक होती है। अच्छा, एक और जो चीज इसमें आ रही है अगले प्रोग्राम के हवाले से भी, और इसको मैं लिंक कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा सा, और इसलिए जो अमेरिकन वाली डेवलपमेंट है उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा रीड कर रहा हूँ। पाकिस्तान चाह रहा है 3 साल का अगला प्रोग्राम लेना, जो मेरी इतला है, और IMF शायद 4 साल तक के प्रोग्राम के हक में है। अब होता यह है कि जो नई गवर्नमेंट आती है, अब ये प्रोग्राम IMF 4 साल के या हम 4 साल के? IMF लगता है 4 साल के हक में। अच्छा, पहले तो ये खबर आ रही थी ना कि शायद हम एक लार्जर और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। लार्जर मतलब मीडियम साइज की बात वो जो FM ने खुद की वो 3 साल की करें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें एटलीस्ट 3 ईयर्स का मतलब है कोई दूसरी कंसिडरेशन भी है। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से बात होती तो FM कहते हैं एटलीस्ट 4 ईयर्स, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ी सी मुझे चीज ये लग रही है जिसमें हमारी माजी की भी गलतियां हैं। जो भी हुकूमत अपनी हुकूमत के आगाज में IMF का डील करती है तो वो 3 साल 2 साल जो भी पीरियड होता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि फिजिकली बिहेव करे, कोई ना कोई मामला चलते रहे। जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है तो वो फिर एक लूज फिजिकल पॉलिसी की तरफ जाते हैं। इलेक्शन में उन्होंने जाना होता है तो आवाम को रिलीफ की तरफ भी जाते हैं। तो गवर्नमेंट की भी अभी ये जाहिर बात है ख्वाहिश होगी कि जब तक ये प्रोग्राम साइन हो चुका होगा, इनके कुछ 6 माह या 5 माह गुजर चुके होंगे, जुलाई अगस्त में अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है तो, जुलाई में भी अगर होता है तो उसके बाद अगर ये 3 साल में भी जाते हैं तो रफली 3.5 साल का पीरियड हो चुका होगा जब तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। तो अगर ये 4 साल के प्रोग्राम में जाते हैं विच मीन 4.5 ईयर्स, तो इनके पास वो स्पेस नहीं बचेगी किसी किस्म की भी इस किस्म के इकदाम लेने की। तो लग ये रहा है कि वो एक टाइट आपको एक टनल के अंदर हुकूमत को रखना चाह रही है IMF। उनकी अपनी रीजन भी हो सकते हैं कि हमारी जो माजी की जो चीजें हैं, तो इसलिए वहां से अब ये टीम जब डेलीगेशन वापस आएगा तो उससे पता चलेगा, जब ये ऑन द रिकॉर्ड बात करेंगे। अभी तक ना तो ये वहां से डेट अनाउंस करवा चुके हैं और ना ही अगले प्रोग्राम के ऊपर उस तरीके से क्लैरिटी दे चुके। जो फाइनेंस मिनिस्टर के मुख्तलिफ इंटरव्यूज उन्होंने वहां पे दिए हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि मिड ऑफ मई में IMF का मिशन आ जाएगा, और मिशन के बाद बजट आएगा और बजट के बाद फिर IMF का प्रोग्राम होगा। तो अगर अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अप्रैल में, तो अगर तो ये मई में बाय एंड ऑफ मई हम अगली डील साइन कर लेते तो मार्केट्स जो है वो पैनिक नहीं होंगी। अगर इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन फर्दर हो जाती है तो फिर देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। द रीजन बीइंग क्योंकि हमारे जो इस वक्त नाज़रीन जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। $1 अरब की अदायगी के बाद भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी $8 अरब है, और ये इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम अज कम भी कुछ $3 अरब मार्केट से खरीदा है। यही वजह है कि $1 अरब अदा करने के बाद भी जो रिजर्व्स है वो $7 अरब पे नहीं गिरे, वो 8 के आसपास ही अभी भी हैं। तो इतने लो लेवल का जो रिजर्व आपका है, जो सिर्फ तकरीबन एक महीना रफली आप कह सकते हैं कोई 6 से 7 हफ्तों की इंपोर्ट्स के कवर के बराबर है, और आपके फिर रुपए के ऊपर भी दबाव आ सकता है कि डिले होता है IMF के प्रोग्राम में, मार्केट्स भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो इस सारे सूरत हाल में अर्ली IMF एग्रीमेंट का होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, वो कंक्लूड हो गई हैं, और पाकिस्तान के हवाले से उसमें क्या अहम
डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात हो रही थी। और एक और जो चीज़ चलें वो तो पहले हमने बात की, जो भी रिपोर्ट्स आई, जो इकोनॉमिक आउटलुक है IMF की, और उसमें उन्होंने अपवर्ड रिवीजन की है जो हमारे यहाँ महंगाई की जो शरह है। तो ये हालांकि गवर्नमेंट जो है वो पिछले 1-2 महीने में अगर थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगा था जो महंगाई बढ़ने की जो शरह है, तो शायद बड़े यहाँ पे हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि चीज़ें शायद बेहतर हो रही हैं, लेकिन अब IMF ने अब उसको रिवाइज किया अपवर्ड। तो उसकी क्या रीज़न है, व्हाई दे हैव चेंज्ड देयर प्रोजेक्शन? देखिए, नॉर्मली जब रिव्यू होता है किसी भी प्रोग्राम को तो उसके बाद प्रोजेक्शन में 19-20 की जो है तब्दीली आ जाती है। बट ये अब देखें ना, पिछले 2 माह से जो मार्च के और फरवरी के जो दादोशुमार अनाउंस किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स ने, तो उसमें जो इन्फ्लेशन की जो रीडिंग है बड़ी फास्ट पेस से वो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। तो आपका जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का CPI बेस्ड वो 21% से भी कम है, 20.7% है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी ना कि अगले साल जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टारगेट करेगी 11% इन्फ्लेशन रेट, और जो वर्ल्ड बैंक की और ADB की रिपोर्ट आई थी वो 12% की आई। तो इस साल की भी उन्होंने अपने जो इन्फ्लेशन के जो रीडिंग्स थे उसको थोड़ा सा उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया। IMF ने जो इसमें अप्रोच लिया वो बिल्कुल उससे उलट ली है। इस साल की जो रीडिंग थी उन्होंने पहले अनाउंस की थी 24% की एक्सपेक्टेड एवरेज इन्फ्लेशन रेट, उसको 24 को उन्होंने कर दिया है 24.8%। और जो अगले साल का था उसका 12 था पहले, और 12 को उसने कर दिया को 12.7 या 12.8%। अभी IMF इस तरह की हरकतें क्यों करता है? मेरा ख्याल हम समटाइम्स IMF को ना बहुत ज्यादा लेवरेज दे देते हैं, इनकी जो स्क्रूटनी है उसकी भी करने की इतनी ही जरूरत होती है। IMF इस तरह की हरकतें इसलिए करता है कि जो इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग होती है आपकी एक साल की, उसका डायरेक्ट एक रिलेशन होता है आपकी शरह सूद के साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करता है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शरह सूद कम होगी, जब शरह सूद कम होगी तो आपके कारोबार भी चलेंगे और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव है बहुत ज्यादा, जो अखराजात हैं कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी वो भी कुछ कम होने की उम्मीद थी। तो ये हाई फोरकास्ट देते हैं, हाई फोरकास्ट देने के बाद ना तो फिर वो स्टेट बैंक के पास इतनी ऑप्शन रहती है कि शरह सूद को कम कर दे, और ना ही फिर आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम होती है। अब इस केस में भी अब हालांकि उन्होंने, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी 29 को गालबन नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई तो इसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो यहाँ पे वो इस रिपोर्ट के अंदर बड़ी एक्सप्लिसिटली ये बात कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पे अमल दरामद जारी रखना चाहिए और डाटा ड्रिवन उनको फैसले करने चाहिए। अगर कोई रूम पैदा भी हो रहा है कोई इंटरेस्ट रेट कम होने का तो आप उसको वेट लगता है कि IMF को जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो खास ऑब्सेशन है और वो ये नहीं चाहते कि, और इसके बावजूद कि महंगाई की शरह खुद ही बढ़ा रहे हैं हर दफा उसकी फोरकास्ट। तो अगर ये 22% शरह सूद जो पाकिस्तान की तारीखी एक इंटरेस्ट रेट है, तो अगर इतनी ही इफेक्टिव होती तो कम से कम आप जो इन्फ्लेशन रेट है उसको तो सिंगल डिजिट में ले आए। अगले साल भी आप उसको डबल डिजिट में, हाई डबल डिजिट में दिखा रहे हैं, इस साल भी डबल डिजिट में दिखा रहे हैं। तो जब नहीं फायदा हो रहा है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज आ रहा है प्राइसेस में, तो फिर हुकूमत को कम करने दे शरह सूद एटलीस्ट। तो चलें ग्रोथ के नंबर्स क्या है इससे पहले कि फिर ग्रोथ नहीं, बिफोर गोइंग टू द ग्रोथ एक और जो इशू है पेट्रोलियम प्राइसेस का, हुकूमत भी लगता है आवाम की जान लेने पे तुली हुई है। इस नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं वो पास ऑन होंगी, और जितना आलमी मंडी में रद्दोबदल होगा उतना ही आवाम के ऊपर उसका रिलीफ होगा या इंक्रीज होगा। नॉर्मली तो इंक्रीज ही ज्यादातर होता है। ये जो आपके 15 अप्रैल को जो प्राइसेस डिटरमिन हुई है उसमें इन्होंने जो इनकी अपनी जो इनके डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक जो इम्पैक्ट था इंक्रीज का, जो आलमी मंडी से अगर कंपेयर करें, जो प्लाट्स का इनका फार्मूला है वो कि ₹1.73 फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना चाहिए था। इफेक्टिवली वजारत खजाना ने इंक्रीज किया ₹4.53। उनका शायद ख्याल है कि ये 290-292 रुपए फी लीटर प्राइस कम थी, ये लोग दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा करके बताते हैं। अभी ये अच्छी तरह लोग दबे नहीं, इन्फ्लेशन को और ज्यादा दबाने की जरूरत है। तो ₹4.53 फी लीटर इन्होंने पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज किया। होना कितना चाहिए था? ₹1.73। इन्होंने बीच में कोई तकरीबन ₹1.5 की एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट डाली हुई है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से ₹1.5 यहां से हम कीमत बढ़ा रहे हैं। और भाई जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नंबर डेली अनाउंस करता है एक्सचेंज रेट, उसमें तो रुपए की कदर या मजबूत हुई है या वो स्टेबल है, उसमें कमी नहीं। तो ये जो ₹1.5 का इंपैक्ट डाला ये इन्होंने क्यों डाला? इसके साथ एक इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन एक होता है IFEM में भी वो अगर पूरे मुल्क में कि आपने तेल की कीमत रखनी है तो वो उसकी भी प्राइस में इन्होंने इजाफा कर दिया। तो बहरहाल ये जो इस किस्म की जो वजारत खजाना भी हरकतें करती ये भी ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ जो GDP ग्रोथ का जो आउटलुक है IMF का
वो उन्होंने पाकिस्तान का 2% ही रखा है इस साल का, और अगले साल का उनका 3.5% की उनकी फोरकास्ट है। जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका फिर IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है, वो है बजट के खसारा। बजट का खसारे का जो हदफ बजट में हुकूमत ने दिया था वो 6.5% ऑफ द GDP था, रफली कोई 6,900 अरब रुपए का बजट का खसारा होना था। अब जो IMF की एक और रिपोर्ट आई है फिस्कल मॉनिटर की, उसमें वो बता रहे हैं कि 7.4% के करीब बजट का खसारा होगा, जिसका मतलब है तकरीबन 7,800 अरब रुपया, या बजट का जो हदफ था उससे 1,000 अरब रुपया ज्यादा। तो अगर मुसलसल कर्जे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई की शरह भी कम नहीं हो रही, तो क्या फिर IMF अपनी जो पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान है उसको रिव्यू करेगा या नहीं करेगा? क्या वजारत खजाना जिसने अभी तक जान नहीं दिखाई कि मेरिट के ऊपर भी IMF से बात कर सके, इसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टांस लेगी या नहीं लेगी? इन तमाम चीज़ों की जो रिफ्लेक्शन हमें मिलेगी वो अगले जो IMF का प्रोग्राम होगा उसमें मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की रिटेलर्स के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें कितनी कामयाबी या नाकामी हुई। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 1 अप्रैल से हुकूमत पाकिस्तान और FBR ने एक स्कीम का आगाज़ किया था और उसका मकसद था कि पाकिस्तान के कम से कम जो 6 बड़े शहर हैं पहले फेज़ के अंदर तमाम जो रिटेलर्स और होल सेलर्स हैं उनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जाए और उनको 1 माह का वक्त दिया गया कि 1 माह के अंदर अंदर वो रजिस्टर करवाएं FBR के साथ। और इसके लिए भरपूर जो मीडिया कैंपेन है वो भी चलाई गई कि इनकरेज किया उनको कि वो इस स्कीम का हिस्सा बने। ज़ाहिर है कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, अभी आप कह सकते हैं कि 10 मजीद रोज़ हैं, लेकिन जो 20 दिन की कारकर्दगी है जो FBR का अपना नंबर है, तो अभी तक सिर्फ 50 जो रिटेलर्स हैं उन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर करवाया है। तो मैं उन 50 जो रिटेलर्स हैं उनसे मिलना चाहूँगा, वो कौन लोग हैं? कामरान, वो एक इंडिया की मूवी थी ना, कितने आदमी थे, उसका बड़ा एक फेमस एक डायलॉग था, तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल के कितने आदमी थे। आप मतलब मुझे तो ये भी डाउट हो सकता है कि FBR के कुछ जानने वाले हों कि कुछ ना कुछ तो यार नंबर तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, कोशिश ही नहीं की इन्होंने। देखिए इस वक्त जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी मार्च में और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया इन ताजरों को कि वो रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर हो जाएं। तो अभी कोई इन्फोर्समेंट वाली जो है वो कैंपेन नहीं शुरू हुई। ये रज़ाकाराना तौर पर 50 से भी इफेक्टिवली कम लोग हैं जो रजिस्टर हुए। तो मैंने FBR में किसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये 50 बंदे रजिस्टर कर लिए, मुबारकबाद किसको देनी है? उसने कहा रिटेलर्स को। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा बनती उन्हें की है, हमारी इतनी जो बैड रेपुटेशन है इसके बावजूद वो रज़ाकाराना तौर पर हमारे नेट में आने के लिए तैयार होगी, तो मुबारकबाद भी उन्हीं की बनती है। और ऑन अ सीरियस नोट, दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअर ऑन पार्ट ऑफ दीज रिटेलर्स कि ये अभी भी टैक्स के दायराकार में नहीं आना चाहिए और कोई भी आना नहीं चाहता। लेकिन अगर उनको ये खदशा होता कि 30 दिन के बाद जो है वो अगर रजिस्टर नहीं होते तो FBR या जो वक्त की हुकूमत है उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेके तो डेफिनेटली वो रजिस्टर होते। 37 लाख से ज़्यादा ताजिर हैं पाकिस्तान में और अब इसकी हिस्ट्री में आज तक तकरीबन 3 लाख से भी कम है जो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं इनकम टैक्स के। तो ये कैसे ये मुल्क आगे चलेगा? कैसे ये आपके जो टैक्स का जो बर्डन है वो इक्वली शेयर होगा? अगर इक्वली नहीं भी शेयर होगा तो उसमें कोई थोड़ी बहुत कोई उसमें सैम्पल्स। मैं यहाँ पे रोकूंगा। आपने कहा कि क्योंकि रिटेलर्स को और होल सेलर्स को ये पता है कि जितनी मर्जी धमकी लगा ले गवर्नमेंट FBR, इन्होंने करना कुछ नहीं है। क्या वाकई ये कुछ नहीं करेंगे? आफ्टर 30 अप्रैल जब ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा? क्या कर सकते हैं? That's the question ना। नहीं, कोई प्लान देखिए आपने तो अगर आपने एक स्कीम अनाउंस की है, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या फिर खत्म हो जाएगा उसके बाद? कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। देखिए ना, कानून में एक इन्होंने इख्तियार लिया था FBR ने कि वो जो लोग जो अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते उनके मोबाइल फ़ोन की जो सिम है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, उनके बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे, उनके गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इस माली साल के 9.5 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। एक मोबाइल फ़ोन की सिम डिस्कनेक्ट हुई, एक बिजली का कनेक्शन काटा गया, एक गैस का कनेक्शन काटा गया। अगर काटा गया होता तो फिर डेफिनेटली आज ताजिर इस बात से डरते कि कल आएंगे हमारी बिजली काट देंगे, हमारे मोबाइल फोन्स बंद हो जाएंगे, तो फिर हम बिजनेस कैसे चलाएंगे? मतलब 30 अप्रैल के बाद कुछ नहीं आप मतलब मुझे तो इफेक्टिवली कुछ नहीं लग रहा है। एक और इसमें जो वरीसम आस्पेक्ट है वो इस हुकूमत की इफेक्टिवनेस है। एक कमज़ोर इत्तेहादी जमातों की ये हुकूमत है जो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली खुद नहीं कर सकती। ये एक तासुर है इसके बारे में। ऐसी हुकूमत और ऐसी काबीना से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? और फिर ख़ास तौर पर इस वक्त जो अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखें इस गवर्नमेंट की,
अब गवर्नमेंट को जो चैलेंज है वो इमरान खान साहब से नहीं है, वो तो जेल में है, और पीटीआई तो आपको पता है उसकी जो हालत हुई है, और जो पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर उसकी अपनी ग्रुपिंग चल रही है। इस हुकूमत को जो सबसे ज्यादा खदशा लग रहा है, ये खतरा है, वो अपने ही लोगों से है। वो जो कैंप PMLN का जो इस वक्त अपोजिट साइड के ऊपर है, वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो उनको उनकी मर्जी की या कमजोर वजारतें नहीं दी गई, या कमजोर किस्म की वजारतें दी गई, या वो है जो अभी गवर्नमेंट में शामिल नहीं हो या होना नहीं चाहते। तो इस सारे सूरत हाल में जो चैलेंजेस हैं उस साइड से। एक और इन्होंने गवर्नमेंट ने इस दफा किया है, अब ये समझते हैं कि लॉ के अमेंड करके अपने टैक्स के जो महसूलात बढ़ा लेंगे। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा ये बात कही है कि हमारा ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का, खरबों रुपए का जो टैक्स के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, मुलाकात भी उन्होंने टेकअप किया था ये इशू कि जी वो रेवेन्यू जो कोर्ट्स में स्टकअप है, कोर्ट्स फैसले ताखीर से करती हैं, तो इसलिए हमें वो पैसा मिलता नहीं है। अब उसकी नेचर को समझने की जरूरत है। ज़्यादातर इसमें जो ऐसी टैक्स की डिमांड्स हैं जो कि सुपरफ्लुअस है, या उस केस में कुछ ऐसा है जैसे एक 7E का कानून बनाया था इन्होंने, 7E कानून की शिक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, कि जिसके तहत अब जो रियल एस्टेट है जो कि आईनी तौर पर सूबाई मामला है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो इस किस्म की चीज़ें कोर्ट्स में चैलेंज हुई हैं, और कई दफ़ा तो टैक्स डिमांड इसलिए रेज होती है कि FBR का जो टैक्स का हदफ है वो हासिल नहीं होता मंथली, तो वो जो कोई कमर्शियल बैंक है, कोई बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है इवन, या कोई प्राइवेट कंपनी है, उसे एडवांस ले लेते हैं। उस किस्म की भी डिमांड है। तो एक आज इन्होंने इसी हफ्ते एक मुजवजा बिल काबीना से पास करवाया, जिसके तहत जो 4 टियर्स ऑफ जो अपील होता है एक टैक्स पेयर को अवेलेबल होता है, उसमें जो पहला टियर है जिसको बोलता है कमिश्नर अपील्स, जो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है FBR का, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर काम करता है, वो टियर खत्म करने के लिए कानून एक नया लेके आ रहे हैं। उससे इनके ये ख्याल ये है कि वो जो केसेस कमिश्नर अपील्स के पास को तकरीबन 1700 अरब रुपए का रेवेन्यू वो स्टकअप इनके बकौल है, वो चला जाएगा एपेलेट ट्राइब्यूनल जो अगली स्टेज है। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल में ये जाएंगे जब मामला तमाम केसेस चले जाएंगे, और एपेलेट ट्राइब्यूनल को पाबंद किया जाएगा, 3 से 6 माह में इसका फैसला कर दे, और अगर उसके खिलाफ अगर किसी ने अपील करनी है तो हाई कोर्ट चला जाए। हाई कोर्ट में भी अपील की उसमें टाइम फ्रेम है वो 3 माह से कम करके इस कानून के मुताबिक 1 माह किया जा रहा है। तो वहां से फिर फैसले लेकर इनका ये ख्याल है कि यहाँ से कुछ रेवेन्यूज इनको मिल जाएगा, तो इनकी जो टैक्स कलेक्शन में जो डॉक्टर शमशाद अख्तर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थी के टेकर गवर्नमेंट में, उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजलास में मुलाकात की, 1700 अरब रुपया यहाँ से निकाला जा सकता है। तो लेट्स सी ये जो कानून साजी होने जा रही है, मेरा ये इशू है कि वक्त कम है कि जो 1700 अरब रुपए की बात हो रही है, तो ये गवर्नमेंट और FBR ये अस्यूम क्यों कर रही है कि यही जीतेंगे सारे? देखिए ना, एक डिस्प्यूटेड मामला है तभी तो वहां पे गया है ना, मतलब ये तो हम जज नहीं कर सकते कि ये वाकई FBR सही टैक्स लगा रहा है, उसमें से कितना पैसा एक्चुअल FBR का, ये देखने वाली बात। अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को उठा के देख लें, उसमें इतने लीगल लैकूनाज हैं, और जब हम प्राइवेटली इन लोगों से बैठते हैं FBR के अफसरान के साथ जो कानून साजी में इन्वॉल्व होते हैं, कानून बनाने में या उसको चेंज करने में, वो मानते हैं कि ये गलत है, वो मानते हैं ये गलत है। इसहाक डार साहब को जब वो वज़ीर ख़जाना थे लास्ट टाइम, मेरे उनसे मिला बजट से पहले, तो मैंने कहा ये जो 7E की शिक है आप इसको खत्म करें। तो मुझे कहते हैं इसको खत्म करेंगे तो जो हमारा जो डिस्प्यूटेड रेवेन्यू है वो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा आपका कानून गलत है, आइन के खिलाफ है, वहां से कोर्ट से आपको क्या फैसला है? 7E वाली शिक तो खत्म नहीं हो सकती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।